अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से, जो कि आपका ही चैनल है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे वेल विशर्स, मेरे चाहने वाले हमेशा की तरह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। तो उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने कल कमेंट्स किए, लाइक्स किए, और मैं उन तमाम लोगों से भी गुजारिश करता हूँ जो इस चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं या न्यू हैं। बेसिकली ये जो चैनल है, ये एक ऐसा चैनल है कि जिसमें रोज़ाना कोई ना कोई हॉरर स्टोरी आपके साथ शेयर की जाती है और मेरी कोशिश होती है कि हमेशा हर दफ़ा नई कहानी हो। और अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को किसी भी वजह से सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। बाकी कल कुछ कमेंट्स थे तो उनके नाम ले लेते हैं, जैसे कि मिस नाजिया सलीम साहिबा हैं, उनका शुक्रिया, और जमील साहब हैं, उनका शुक्रिया, उबैद फ़ज़ल साहब हैं, ज़ारिश शहजाद साहिबा हैं, मुस्तफ़ा साहब हैं, इसके अलावा उबैद भाई हैं, बहुत शुक्रिया आपका, आसिफ़ान साहब हैं, शमीम अख्तर साहिबा हैं, मिस दीपा हैं, सलीम तिरमिज़ी साहब हैं, जैन साहब हैं, मिस काशफा हैं, ख्वाजा बिलाल साहब हैं, सनी भाई हैं, और हारून नज़ीर साहब हैं, अब्दुल अज़ीज़ साहब हैं, अदील साहब हैं, मिस तस्लीम कौसर हैं, खतीजा सद्दाम हैं, मिस उरूज हैं, अतिया मसूद साहिबा हैं, और मिस गुल हैं। तो आप तमाम चाहने वालों का शुक्रिया कि आप लोगों ने कमेंट्स किए। और आज की ये जो स्टोरी है, जो कि बहुत ही हॉरिफिक स्टोरी है, और मुझे यकीन है कि जितनी ये हॉरिफिक स्टोरी है, यूँ सुनने के बाद आप जब सोने के लिए लेटेंगे तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि अल्लाह ना करे आपके साथ ही हो जाए तो आप क्या करेंगे। ये कहानी जब मैंने सुनी, हमारे एक दोस्त ने हमारे साथ शेयर की है। जब मैंने ये कहानी सुनी तो रात के तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम था। नॉर्मली मैं रात को 3-4 बजे ही रिकॉर्डिंग करता हूँ, लेकिन ये हॉरर यानी इस कदर हॉरर स्टोरी थी कि मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ा पहले रिकॉर्ड करूँगा, यानी रात को 10-11 बजे रिकॉर्ड करूँगा। तो गाइस, एक तो सबसे पहले आपने कमेंट करना है, फीडबैक देना है अपना, और लाइक ज़रूर करना है। ये कहानी ताबिश ख़ान साहब की कहानी है और ये 2003-2004 की कहानी है। ये बताते हैं ये उस दौर की कहानी है जब इनकी फैमिली नाज़माबाद नंबर 3 में रहा करती थी। एक तो वो लोग बताते हैं जो नाज़माबाद से हैं, और दूसरी बात ये है कि ये जो नाज़माबाद का एरिया है, ख़ास तौर पे जो 3 नंबर है, ये एक अच्छा इलाका है, साफ़ सुथरा इलाका है, और अपर मिडिल क्लास लोग यहाँ पे रहा करते हैं। 240 गज़, 400 गज़, इवन के 600-1000 गज़ के भी घर मौजूद हैं। अब ये बताते हैं कि इनका जो घर था, ये एक बड़ा घर था, और इस घर में इनके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो 7 थे। ये थे, इनकी 2 बहनें थीं, इनके अम्मी अब्बू थे, और एक खाला इनके साथ रहा करती थी, और इनकी दादी थी। अच्छा, 2003 और 4 में जब ये कहानी इनके साथ पेश आई थी, तो ये बताते हैं 2003-4 चल रहा था और मैं मैट्रिक के पेपर दे रहा था। तो उन्हीं दिनों हमारा एक मामू का बेटा था। मामू की हमेशा से आदत थी कि उनके बच्चों की जब भी सालगिरह होती तो प्रॉपर्ली सेलिब्रेट करते थे, और उसी दिन करते थे जिस दिन सालगिरह होती थी। अब इत्तेफाक है कि मेरे इस कज़न की जब सालगिरह आई तो अगले दिन मेरा पेपर था, और हालांकि मेरी तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन मेरे घर वालों ने बोला कि बेहतर ये है कि तुम ना जाओ। अब ये सारे के सारे सालगिरह में चले गए और मैं अकेला घर के अंदर मौजूद था। ये जो घर था, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दूं आपको कि ग्राउंड +1 पे ये घर था, और इस तरह से था कि जब आप घर के अंदर एंटर होते हैं तो एंटर होने पे ही सामने छोटा सा खुला एरिया था जिसे सहन कहा जाता है।
सीधे हाथ की तरफ एक गोल जीना था जो कि घूम के सीढ़ियाँ जैसे गोल होती हैं वो ऊपर जाता था, यानी फर्स्ट फ्लोर पे और उसके बाद सेकंड फ्लोर की छत पे। लेफ़्ट साइड पे किचन वॉशरूम वगैरह मौजूद थे और आगे जाके जो हमारे अपने रिहायशी कमरे थे वो मौजूद थे, और बीच में टीवी लाउंज मौजूद था। अच्छा, जब घर वाले चले गए, यानी सालगिरह में 8 साढ़े 8 बजे ये लोग रवाना हो गए और इनको तकरीबन 12 साढ़े 12 1 बजे तक वापस आना था। अब हुआ कुछ इस तरह से कि जब घर वाले चले गए, मैं टीवी लाउंज के अंदर मौजूद था और वहाँ पे जो अपना पेपर था उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। पहले मुझे ऐसा लगा कि जो हमारी छत है, जो कि बिल्कुल टीवी लाउंज के ऊपर मौजूद थी, यानी जो फर्स्ट फ्लोर था उसके साथ भी कुछ छतनुमा हिस्सा था, बाकी सारे कमरे थे और उसके बाद भी छत थी। तो मुझे पहले ऐसा लगा कि जो टीवी लाउंज है उसके ऊपर जो छत है, यानी ऊपर जो भी जगह मौजूद है, वहाँ पे किसी के भागने की आवाज़ आ रही है। जो भी है वो कभी एक तरफ से दूसरी तरफ भागता है, कभी दूसरी तरफ से एक तरफ भागता है, मुसलसल कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अच्छा, ये जो आवाज़ थी बड़ी डोमिनेंट आवाज़ थी और इससे इनकार मुमकिन नहीं था। अच्छा, लेफ़्ट साइड पे प्लॉट खाली था, सीधे आप पे फ्लैट नुमा एक जगह थी और वहाँ पे पोर्शंस टाइप का कुछ बना हुआ था। वहाँ से आवाज़ आना मुमकिन नहीं था। ये आवाज़ एग्जैक्टली वहीं से आ रही थी जहाँ मैं बैठा हुआ था, यानी जिस कमरे में मैं मौजूद था उसके ऊपर से आवाज़ आ रही थी। अच्छा, बात यहाँ तक तो ठीक थी। उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारी जहाँ पे छत मौजूद है, छत के साथ फिर एक ग्रिल है, सी थ्रू ग्रिल है, वहाँ पे ताला पड़ा होता है और आपको छत पे जाना हो या छत से आना हो तो उस ग्रिल का ताला खोलते हैं तो ही आप छत पे जा और आ सकते हैं। अब मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने ऊपर उस ग्रिल को खोला है। अब लोहे की ग्रिल हो और छत पे कोई मौजूद हो और उसको वो खोले तो पूरे घर में बाकायदा एक लोहे के रगड़ने की जो आवाज़ होती है या दरवाज़ा खोलने की जो आवाज़ होती है वो महसूस होती है। और ऐसा ही था कि मुझे वो प्रॉपर्ली आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब बात यहाँ तक महदूद नहीं थी, मेरे कान खड़े हो चुके थे और मैं सोच रहा था कि भाई जो भी है उसने अब दरवाज़ा खोल लिया है। पहला इंप्रेशन ये था कि शायद कोई चोर होगा और कोई इस तरह का सीन होगा, लेकिन बात ये थी कि चोर नहीं था, कुछ और ही था। खैर, बात ये है कि दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खुलने के बाद बाकायदा मुझे किसी के आवाज़ से गिगल करने की, यानी जैसे हंसते हैं बच्चे, हंसते हैं, शरारतें करते हैं, उनका एक अंदाज़ होता है ही ऐसे करके, कोई सीढ़ियों पे मौजूद है और वहाँ से हंस के बाकायदा मुझे अपना मैसेज दे रहा है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं हंस रहा हूँ। ये इतनी वाज़ेह आवाज़ थी कि मैं इसका इनकार नहीं कर सकता था। ना सिर्फ आवाज़ बल्कि अब बाकायदा ऐसा लगा जैसे ऐसा ऐसा करके कोई सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ रहा है। अब जब आप एक ऐसे घर में मौजूद हो जहाँ पे मुकम्मल तौर पे खामोशी हो और कोई सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ रहा हो, तो आपको सीढ़ियों पे जब कोई नीचे आता है तो उस ऑब्जेक्ट की आवाज़ सुनाई दिया करती है। तो वैसे ही मुझे बाकायदा कदमों की आवाज़ आ रही थी और जहाँ पे मैं बैठा हुआ था यहाँ पे मेरे साथ एक खिड़की थी, उस खिड़की से वो सीढ़ियों का नज़ारा बासानी दिखा जा सकता था। आप यकीन करें कि जब मैंने उस शीशे वाली खिड़की से उन सीढ़ियों की तरफ देखा है तो मेरे सामने एक 8 या 9 साल का बच्चा, जो कि बहुत पतला, बहुत ही दुबला सा बच्चा था और बहुत ही लंबा सा बच्चा था, ऐसा लग रहा था ऐसे पतले दुबले के साथ उसका कद बहुत बड़ा है, वो गोल जीने से ऐसे ऐसे बहुत फुर्ती के साथ नीचे उतरता हुआ आया और देखते ही देखते जहाँ पे हमारा वॉशरूम या किचन मौजूद था जिस तरफ, उस तरफ गया। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाके उसको देखूं और चेक करूं कि कौन है। मैंने जो टीवी लाउंज का दरवाज़ा था उसको और कुंडी को मजबूत किया कि अंदर ना आए कोई भी।
और बस मैं खिड़की पे ऐसे करके यूँ लगा हुआ और देख रहा हूँ। अच्छा, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब आप किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, शीशे से, खिड़की से आप बाहर देख रहे होते हैं और आपका ध्यान अल्टीमेटली वहाँ पे होता है, पीछे का कुछ नहीं पता होता, इधर सराउंडेड क्या है कुछ नहीं पता होता, जहाँ आपका फोकस है आप वहाँ के बारे में सोच रहे होते हैं। मेरा फोकस सीढ़ियों की तरफ है और मेरा फोकस किचन की तरफ है जहाँ वो गया है, और मैं ऐसे खड़ा हुआ यूँ करके देख रहा हूँ। इसी दौरानिए में मुझे अपने पीछे की तरफ से, जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ या खड़ा हुआ हूँ, किसी के कहका लगाने की आवाज़ आई। और ये जो आवाज़ थी ये इतनी तेज़ आवाज़ थी कि मुझसे शायद 1 या 2 फीट के फासले पे पीछे वो मौजूद हो। अब मैं यूँ खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे से आवाज़ आ रही है। ऐसा ऐसा करके मैंने जैसे यूँ देखा है तो कॉर्नर ऑफ द आई से ही मुझे पता चला कि सोफ़े पे, जहाँ पे मैं अभी बैठा हुआ था, जहाँ पढ़ रहा था, जहाँ मेरी किताबें रखी हुई हैं, सोफ़े पे वही बच्चा के बैठा हुआ है। कॉर्नर ऑफ द आई से जितना चेहरा मुझे उसका नज़र आया है, आप यकीन करें कि बहुत ही पतला, बहुत ही लंबा सा उसका चेहरा था। उसकी आंखें ऐसा लग रहा था कि खींच के बड़ी कर दी गई, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बड़ी उसकी आंखें थीं और बहुत ही पतला सा बच्चा था। अजीब शैतानी अंदाज में मुझे देख के ज़ोर ज़ोर से कहका लगा रहा था, हंस रहा था। अब मेरी जो हालत थी, काटो तो लहू नहीं। आपके पीछे एक ऐसी मखलूक मौजूद है जो कि पता नहीं कैसे यहाँ पे दाखिल हो गई है। बस मैं इतना मुझे याद है कि मैं दरवाजे की तरफ भागा हूँ, यानी जो टीवी लाउंज का दरवाज़ा था, उस दरवाज़े को मैंने जैसे तैसे खोला है और दरवाज़ा खोलने के बाद मैं बाहर की तरफ निकला हूँ। मैं बाहर की तरफ गया, यानी मैंने बाहर का दरवाज़ा खोला और बाहर जाके सामने खड़ा हो गया। मेरी सांस फूल ली है, पसीना मेरा ऐसा बह रहा है, पूरी शर्ट मेरी पसीने में भीग चुकी है और मैं वहाँ पे खड़ा हुआ घर की तरफ देख रहा हूँ। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरा अपना घर और मेरे घर वाले मौजूद नहीं, ये जो भी मखलूक थी, छलावा था, जिन था, जो भी था, ये मेरे घर के अंदर मौजूद है और मैं घर के बाहर खड़ा हुआ देख रहा हूँ और कोई भी बाहर मौजूद नहीं है। इत्तफाक़ है कि कोई मोहल्ले वाला कोई भी नज़र नहीं आ रहा था वहाँ पे। इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र जो हमारे घर की छत थी उस छत के ऊपर पड़ी तो वहाँ पे मैंने देखा कि जैसा बच्चा मैंने सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखा था, जैसा बच्चा मेरे पीछे सोफ़े पे बैठा हुआ था, वैसे 4-5 बच्चे लाइन से खड़े हुए हैं। सब बच्चों के जो फेसेस हैं वो एक जैसे हैं, वैसे ही शक्ल है, वैसे ही आँखें हैं और सारे मुझे देख के हंस रहे हैं, जैसे कि मेरी बेबसी का या मेरे डरने का या मेरे अकेले होने का मजाक उड़ा रहे हो। और सबसे अजीब बात ये थी कि यहाँ तक तो बात ठीक थी, फिर भी समझ में आ रही थी जो कि नहीं आनी चाहिए। इसी दौरानी में उन बच्चों के पीछे आके एक औरत खड़ी हो गई। ये जो औरत थी इसका कद तकरीबन 7-7.5 फीट के दरमियान था। उसका बहुत ही अजीब हुलिया था, बहुत ही लंबा सा चेहरा था, एक्स्ट्रा वाइट उसका चेहरा था और ऐसा लगा जैसे ये इन बच्चों की माँ है। अब उसको देख के मैंने सोचा कि अब मैं मज़ीद यहाँ नहीं खड़ा हूँगा। मुझे नहीं पता मैंने दरवाज़ा लॉक किया है, नहीं किया, ताला लगाया, नहीं लगाया, बस मैं वहाँ से निकल गया और सीधा रोड की तरफ आ गया। अब मैं अपने घर से काफ़ी दूर मौजूद था और मैं यहाँ खड़ा हुआ वेट कर रहा था कि मेरे घर वाले वापस आ जाएं। जैसे तैसे अल्लाह अल्लाह करके टाइम गुज़रा और रात के तकरीबन 12:30-1 बजे जब मेरे घर वाले वापस आए, यानी मेरे सामने से ही टैक्सी गुज़री, तो मैंने वहीं पे टैक्सी को आवाज़ दे के रोका और रोकने के बाद मेरे अब्बू वगैरह जैसे ही बाहर आए मैंने उनसे गले लग के रोना शुरू कर दिया। अब अब्बू को लगा कि जैसे कोई चोर डकैत आ चुके हैं, कोई ऐसी बात हो गई है। खैर मैंने अब्बू को बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने कुछ चीज़ें देखी वहाँ पे और अब अब्बू ने बेचारे ने मुझे हौसला दिया और कहने लगे चलो तुम्हारा वहम होगा, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता ऐसा,
हालांकि उनको पता था कि ये रियलिटी है, हालांकि उनको पता था मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे कन्विंस करने के लिए या मुझे समझाने के लिए वो बेचारे मुझे लेके जो है वो घर गए। अब जब हम घर के बाहर आए तो घर का दरवाज़ा बाहर से बाकायदा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ताला लगा के लॉक कर दिया है। ताला हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है कि नीचे गिर गया था और मेरा ख्याल में कुंडी मैंने लगाई थी नहीं लगाई थी, लेकिन बहरहाल अब ऐसा लग रहा था जो भी यहाँ से गया है उसने ताला लगा दिया बाहर। खैर चाबी मौजूद थी, ताला वगैरह खोला और अंदर आए। जब अंदर आए तो पूरे घर के अंदर एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। अब अंदर आए, अंदर आने के बाद बारी बारी पूरा घर चेक किया, छत पे गए। तो छत पे भी जब गए तो उस ग्रिल पे ताला लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उस ग्रिल को कभी खोला ही नहीं गया हो। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं अकेला कमरे के अंदर मौजूद था तो ग्रिल का दरवाज़ा भी खुला था, ग्रिल से कोई नीचे भी आया था, वो बच्चा सीढ़ियों से उतर के वॉशरूम की तरफ गया था। ये सब मंज़र मेरे जहन में जो है महफूज था। लेकिन घर वाले बोल रहे थे कि यहाँ तो ताला लगा हुआ है। खैर जैसे तैसे ये रात गुजरी। अच्छा, अब्बू को पता था मैं सच बोल रहा हूँ ना, तो अब्बू ने जो करीबी मस्जिद थी, एक बड़ी मशहूर मस्जिद है वहाँ पे, तो उस दौर में जो भी इमाम साहब थे या जो भी वहाँ के मौज़िन साहब होंगे उनसे मुलाकात की। उनको बताया भाई ऐसा ऐसा है कि बच्चा डर गया है और इस तरह से उसने मखलूक़ात देखी हैं। अब ये जो मौज़िन साहब थे या जो भी इमाम साहब थे ये हमारे घर आए और घर आने के बाद इन्होंने कुछ पढ़ाई वगैरह शुरू की और कुछ चीज़ें मंगवाई जैसे कि लीमू वगैरह, ये सब कोई अपना हिसाब लगाने के लिए। तो 1-1.5 घंटे तक वो बेचारे कोशिश करते रहे और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि जो आपका घर है, ख़ास तौर पे इसमें जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पे जन्नात का पूरा एक कबीला रहता है और मुझे नहीं लगता कि हम इस ताकतवर कबीले को या इन जन्नात को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बेहतर ये है कि ऊपर का हिस्सा या तो आप खाली छोड़ दें और बेहतर ये है कि इस घर को छोड़ दें, क्योंकि ये जो जन्नात हैं शरीर जन्नात हैं, ये आपको यहाँ पे रहने नहीं देंगे। और अभी एकदम से ये नज़र आना इसलिए शुरू हुए हैं कि इससे पहले यहाँ पे कुछ कीलें लगी होंगी और मेरा ख़्याल है कि आपने उन कीलों को निकलवाया या किसी ने निकाली हैं। अच्छा, जब उन्होंने मौज़िन साहब ने बात की तो ऐसा तो था कि हमारे घर में अभी कुछ दिन पहले तक कीलें लगी हुई थी स्टील की बड़ी बड़ी। वो शायद हमसे पहले जो है रहता था उसने लगाई होंगी। खैर वो जो कीलें थी वो कीलें इसलिए निकाली थी कि उनको निकलवा के उनमें प्लास्टर ऑफ पेरिस फिल करके थोड़ा कलर करवा के ज़रा बेहतरी आ जाएगी। कीलों से लुक ख़राब हो रहा है घर का। खैर इनके बस की बात नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि हम तो इनको काबू नहीं कर सकते, बेहतर है कि किसी और से रब्ता करें या फ़िलहाल ऊपर जाना ना बंद कर दें और कोशिश करें अकेले ना रहे कोई। और ऐसा ही हुआ कि उसके बाद से हम लोगों ने अपना ऊपर जाना लिमिटेड कर दिया था और 2-3 साल बड़ी मुश्किल में गुजारे। हर दूसरे दिन इस तरह के वाक़यात पेश आते, इस तरह से जन्नात का ज़हूर होता, हमारे सामने सीढ़ियों से इधर उधर आना जाना उनका चल रहा होता। फिर कहीं जाके एक साहब मिले और उन साहब ने भी वही किया, पढ़ाई वगैरह की और कुछ कीलें दी और कहा कि ये घर में ख़ास तौर पे ये सीढ़ियों के पास गेट है, गेट से पहले और गेट के बाद लगा दो कि वहाँ से छत से यानी उनकी एंट्री अंदर ना हो सके। खैर जैसे जैसे उन्होंने गाइड किया हमने वैसे कीलें लगा दी और उसके बाद से इनकी जो आमदोरफ्ती या घर में घूमना फिरना था वो लिमिटेड हो गया। आज भी नाज़माबाद के अंदर वो घर मौजूद है, आज भी वहाँ पे इस तरह के किस्से कहानियाँ मशहूर हैं और आज भी जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनका यकीन है, उनको पता है, मोहल्ले वालों को पता है कि यहाँ छत पे जन्नात होते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी और आप में से जो भी नाज़माबाद में रहा करता है
या अगर आप में से किसी के पास नादमाबाद, पापोश के कब्रिस्तान के बारे में कोई किस्से कहानियाँ मौजूद हैं तो मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। आपकी सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करें और अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें। चाहें तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर दें और चाहें तो लिख के भेज दें, जैसे आपको बेहतर लगे। अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मुझे यानी सैयद उमैर अली को, मेरी फ़ैमिली को, मेरी इस यूट्यूब फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे जो भी मामलात हैं उनमें आसानी फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।